हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा होते हुए भी मन बेचैन रहता है और कभी-कभी कम में भी सुकून मिल जाता है? असल में दोस्तों, पैसे की कहानी अंकों से नहीं, सोच से शुरू होती है। आज की यह कहानी अमीर बनने के तरीके नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि पैसों के साथ शांति से कैसे जिया जाए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब जो हमें पैसों से ज्यादा खुद को समझना सिखाती है। शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताइएगा आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। अब एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और चलिए इस सुकून भरी यात्रा को शुरू करते हैं। एक इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें सीखता है। वह पढ़ना सीखता है, वह बोलना सीखता है, वह काम करना सीखता है, लेकिन एक चीज है जिसे वह कभी ठीक से नहीं सीख पाता। वह है पैसा। पैसा हर इंसान की जिंदगी में मौजूद होता है, फिर भी बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। ज्यादातर लोग पैसा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन पैसा कैसे सोचता है, पैसा इंसान से क्या करवाता है और पैसा इंसान के फैसलों को कैसे बदल देता है, इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। यही इस कहानी की शुरुआत है। ये कहानी पैसे की गणित की नहीं है। ये कहानी इंसानी दिमाग की है। ये कहानी इस बात की है कि दो लोग एक ही हालात में बिल्कुल अलग फैसले क्यों लेते हैं और क्यों कभी-कभी बहुत समझदार लोग भी पैसे के मामले में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो बाहर से बेवकूफी लगती है। यह इसीलिए नहीं होता क्योंकि वे कम समझदार होते हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि पैसा दिमाग से ज्यादा दिल के पास बैठा होता है। हर इंसान पैसे को अपने अनुभवों की नजर से देखता है। जिस इंसान ने गरीबी देखी है वह पैसे को सुरक्षा मानता है। जिस इंसान ने बहुत पैसा अचानक पाया है वह पैसे को ताकत मानता है। जिस इंसान ने नुकसान झेला है वह पैसे को डर मानता है। और यहीं से फर्क शुरू हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि पैसा कभी अकेले नहीं आता। उसके साथ भावनाएं आती हैं। डर, लालच, उम्मीद, असुरक्षा, तुलना। ये भावनाएं इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं जो कागज पर सही नहीं लगते, लेकिन उस पल इंसान को सही महसूस होते हैं। एक इंसान सोचता है कि उसे शेयर बाजार नहीं समझ आता, इसलिए वह उससे दूर रहेगा। दूसरा इंसान सोचता है कि यही जल्दी अमीर बनने का रास्ता है, इसलिए वह बिना समझे कूद जाता है। दोनों ही अपने अपने तरीके से सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। फर्क बस उनके अनुभवों का है। यही वजह है कि पैसों में सही और गलत हमेशा साफ साफ नहीं होता। जो एक इंसान के लिए सही है वही दूसरे के लिए खतरनाक हो सकता है। यह बात अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती। लोग मान लेते हैं कि पैसे के लिए एक ही सही रास्ता होता है, लेकिन असल में पैसे के लिए कोई एक रास्ता नहीं होता। पैसे के फैसले इंसान की जिंदगी, उसके अनुभव, उसके डर और उसकी उम्मीदों से निकलते हैं। अब एक उदाहरण को देखिए। एक आदमी जिसने बचपन में बहुत कमी देखी है, वह पैसा मिलने के बाद बहुत ज्यादा बचत करेगा। वह जोखिम से दूर रहेगा। वह हर खर्च से पहले सोचेगा। दूसरा आदमी जिसने कभी कमी नहीं देखी, वह वही पैसा मिलने पर ज्यादा खर्च करेगा। वह आत्मविश्वास से निर्णय लेगा, कभी-कभी आवश्यकता से ज्यादा भी। कागज पर दोनों के फैसले तुलना करने लायक नहीं हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के हिसाब से दोनों अपने-अपने तरीके से सही हैं। यही साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुनियाद है। यह किताब ये नहीं कहती कि क्या करना चाहिए। यह किताब यह समझाने की कोशिश करती है कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका व्यवहार कहाँ से आ रहा है, तभी वह अपने फैसलों को सुधार पाता है। वरना वह बस दूसरों की सफलता देखकर वही दोहराने की कोशिश करता है, बिना यह देखे कि उसकी स्थिति अलग है। समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इंसान दूसरों की कहानी देखकर अपने फैसले लेने लगता है। कोई कहता है कि उसने ज्यादा जोखिम लेकर बहुत कमाया। दूसरा सुनकर सोचता है कि यही सही रास्ता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि उस इंसान का सफर, उसकी उम्र, उसकी जिम्मेदारियां और उसकी मानसिक स्थिति अलग हो सकती है। पैसा कभी भी एक जैसी कहानी नहीं रचता। हर इंसान की कहानी अलग होती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पैसे में भाग्य और समय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लोग सफलता का श्रेय अक्सर अपनी समझ को देते हैं,
और असफलता का दोष हालात पर डालते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन दोनों के बीच भाग्य हमेशा मौजूद रहता है। जो इंसान सही समय पर सही जगह पर होता है, उसे वही मेहनत ज्यादा फल देती है, जो किसी और को उसी मेहनत से नहीं मिलती। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है। इसका मतलब यह है कि केवल मेहनत ही सब कुछ नहीं है। यह बात बहुत लोगों को चुभती है, क्योंकि इंसान ये मानना चाहता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन पैसा यह दिखा देता है कि जिंदगी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इस सच को मान लेना इंसान को विनम्र बना देता है, और विनम्रता पैसों के मामले में बहुत जरूरी होती है। जब बाजार अच्छा चल रहा होता है, तो लोग सोचते हैं कि यह उनकी काबिलियत की वजह से है। जब बाजार गिरता है, तो वे कहते हैं कि परिस्थितियां खराब थीं। यह इंसानी स्वभाव है। लेकिन जो इंसान साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझता है, वह जानता है कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हार से बाहर कैसे निकला जाए। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि अगर सब कुछ उल्टा हो गया तो क्या करेंगे। पैसा कमाना एक कला है। पैसा बचा पाना एक आदत है, और पैसे के साथ शांति से जी पाना एक समझ। यह समझ बहुत धीरे धीरे आती है, और यह स्कूल में नहीं सिखाई जाती। यह समझ इंसान को अनुभव से मिलती है, कभी जीत से, कभी हार से, कभी डर से। अगर इंसान इन अनुभवों से सीख ले, तो पैसा उसका दोस्त बन जाता है। अगर नहीं सीखे, तो पैसा हमेशा उसे बेचैन रखता है। यही कारण है कि बहुत अमीर लोग भी अंदर से परेशान रहते हैं, और बहुत साधारण आमदनी वाले लोग भी शांत रहते हैं। क्योंकि पैसा खुशी नहीं देता। पैसा केवल विकल्प देता है। खुशी इस बात से आती है कि उन विकल्पों को इंसान कैसे देखता है। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पैसे को केवल नंबरों से मत देखिए। पैसे को इंसानी व्यवहार से देखिए। जब आप किसी को पैसा लेकर अजीब फैसला करते हुए देखें, तो उसे मूर्ख मत समझिए। हो सकता है उसके फैसले के पीछे उसका पूरा जीवन छुपा हो। और जब आप खुद पैसा लेकर कोई फैसला लें, तो खुद से यह पूछिए कि यह फैसला डर से निकल रहा है या समझ से। यही सवाल आपकी दिशा तय करेगा। आने वाले हिस्सों में यह और साफ होगा कि भाग्य, जोखिम, समय और धैर्य पैसे में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। और यह भी कि ज्यादातर लोग पैसे के खेल में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे इंसान बने रहते हैं। पैसे को लेकर इंसान एक चीज बहुत जल्दी मान लेता है। वह मान लेता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, वह सिर्फ उसकी समझ और मेहनत का नतीजा है। अगर उसने पैसा कमाया है, तो इसका मतलब वह समझदार है। और अगर उसने नुकसान झेला है, तो इसका मतलब परिस्थितियां खराब थीं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पैसे के खेल में किस्मत और जोखिम हमेशा साथ चलते हैं, लेकिन इंसान अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देता है। किस्मत का नाम सुनते ही बहुत लोग असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि किस्मत की बात करना मेहनत को कम आंकना है। लेकिन किस्मत यह तय नहीं करती कि आप मेहनत करेंगे या नहीं। किस्मत यह तय करती है कि उस मेहनत का असर कहां और कब दिखेगा। एक ही समय में, एक ही जगह, एक जैसे हालात में दो लोग एक जैसी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन नतीजा अलग हो सकता है। कोई आगे निकल जाता है, कोई वहीं रह जाता है। यह फर्क अक्सर समझ से नहीं समझाया जा सकता। यही कारण है कि पैसों की कहानी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। अगर कोई व्यक्ति सही समय पर सही जगह पर होता है, तो उसकी छोटी कोशिश भी बहुत बड़ा असर कर सकती है। और अगर वही व्यक्ति थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में वही कोशिश करे, तो शायद वही नतीजा न मिले। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यह सच है। जो लोग बड़ी सफलता की कहानियां सुनाते हैं, वे अक्सर ये भूल जाते हैं कि उन्होंने किस समय शुरुआत की थी। वे अपनी समझ की बात करते हैं, अपनी मेहनत की बात करते हैं, लेकिन समय और परिस्थिति की भूमिका को बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। दूसरा बड़ा कारण है जोखिम। रिस्क को लोग अक्सर गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि जोखिम का मतलब है सब कुछ दांव पर लगा देना। लेकिन जोखिम का असली मतलब यह नहीं होता। जोखिम का मतलब होता है अनिश्चितता। पैसे के हर फैसले में अनिश्चितता होती है। यह अनिश्चितता कभी आपके पक्ष में जाती है, कभी आपके खिलाफ।
जो इंसान यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, वही सबसे ज्यादा जोखिम में होता है, क्योंकि वह अनिश्चितता के लिए तैयार नहीं रहता। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सिखाती है कि जोखिम को खत्म करने की कोशिश बेकार है। जोखिम को समझना जरूरी है। जो लोग जोखिम को नहीं मानते, वे अक्सर बड़े नुकसान उठाते हैं। एक व्यक्ति शेयर बाजार में पैसा लगाता है और लगातार मुनाफा कमाता है। वह मानने लगता है कि वह बहुत समझदार है। फिर एक दिन बाजार गिरता है। वह तैयार नहीं होता। वह घबरा जाता है और वहीं वह गलती कर बैठता है। यह गलती सिर्फ तकनीक की नहीं होती, यह भावना की होती है। जो इंसान ये मान लेता है कि बाजार कभी नहीं गिरेगा, वही गिरने पर टूटता है। जो इंसान यह मान लेता है कि घाटा भी यात्रा का हिस्सा है, वही शांत रहता है। यही साइकोलॉजी ऑफ मनी का बड़ा सबक है। किस्मत और जोखिम इस बात को दिखाते हैं कि हमें सिर्फ जीत की नहीं, हार की भी योजना बनानी चाहिए। बहुत लोग जीत के लिए योजना बनाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सब सही चला तो क्या होगा। वे यह नहीं सोचते कि अगर गलत चला तो क्या करेंगे। जब चीजें सही चलती हैं तब सब समझदार लगते हैं। असली समझ तब दिखती है जब चीजें उलटी चलें। यहाँ एक और गहरी बात है। जो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, उन्हें देखकर अक्सर लोग तुलना करने लगते हैं। वे कहते हैं कि अगर उसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन वे यह नहीं देखते कि उस व्यक्ति की यात्रा में कितना जोखिम और कितना भाग्य शामिल था। सिर्फ नतीजा देखकर रास्ता अपनाना खतरनाक होता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह सिखाती है कि दूसरों की जीत से प्रेरणा लो, लेकिन अपने फैसले अपनी जिंदगी के हिसाब से बनाओ। जोखिम हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। एक युवा व्यक्ति जिसके पास ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, वह बड़ा जोखिम उठा सकता है। वही जोखिम एक परिवार वाले व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। किताब का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पैसे में समझ का मतलब सबसे ज्यादा कमाना नहीं होता। समझ का मतलब होता है लंबे समय तक खेल में बने रहना। जो इंसान बहुत जल्दी सब कुछ जीतना चाहता है, वह अक्सर बहुत जल्दी सब कुछ खो देता है। जो इंसान धीरे चलता है लेकिन टिके रहने की योजना बनाता है, वही अंत तक पहुंचता है। यह बात बहुत सरल है, लेकिन बहुत लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि मानव स्वभाव तेज नतीजे चाहता है। हम तेज इंटरनेट चाहते हैं, हम तेज डिलीवरी चाहते हैं, हम तेज सफलता चाहते हैं। लेकिन पैसा तेज गति को पसंद नहीं करता। पैसा धैर्य पसंद करता है। किस्मत और जोखिम यही दिखाते हैं कि हमें अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी असफलता पर खुद से नफरत नहीं करनी चाहिए। दोनों ही पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होते। यह समझ इंसान को संतुलित बनाती है। अगर आप जीतते हैं तो विनम्र रहते हैं। अगर आप हारते हैं तो टूटते नहीं हैं। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी पिछली हार को भविष्य के फैसलों पर हावी होने देते हैं। अगर किसी ने शेयर बाजार में नुकसान देखा है तो वह पूरी जिंदगी उससे डरता रहता है। अगर किसी ने किसी बिजनेस में धोखा खाया है तो वह कभी दोबारा जोखिम नहीं लेता। लेकिन यह डर भी एक तरह का जोखिम है, क्योंकि वह इंसान खुद को अवसरों से काट लेता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह सिखाती है कि जोखिम से पूरी तरह बचना भी एक जोखिम है। संतुलन जरूरी है। जोखिम को समझना, मापना और अपनी क्षमता के अनुसार लेना। किस्मत को स्वीकार करना, लेकिन उस पर निर्भर न रहना। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी सफलताएं अक्सर थोड़े से लोगों को इंसानों से ऊपर दिखा देती हैं। लोग सोचते हैं कि वे विशेष हैं। वे मानते हैं कि उनके अनुभव ही नियम है। लेकिन इतिहास बताता है कि ज्यादा पैसा अक्सर ज्यादा आत्मविश्वास भी देता है, और यही आत्मविश्वास आगे चलकर नुकसान का कारण बन सकता है। जब इंसान ये भूल जाता है कि किस्मत ने भी साथ दिया था, तब वह अगली बार ज्यादा जोखिम ले लेता है। और जब जोखिम गलत दिशा में जाता है, तो गिरावट ज्यादा गहरी होती है। इसलिए किताब यह सलाह देती है कि सफल लोगों की कहानियां सुनते समय उनके नतीजों से ज्यादा उनके फैसलों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने क्या किया, यह नहीं, उन्होंने क्यों किया, यह ज्यादा जरूरी है। और यह भी समझना जरूरी है कि वही फैसला किसी और के लिए गलत भी हो सकता है। इस भाग की सबसे बड़ी सीख यही है
कि पैसा कभी भी पूरी तरह तर्क से नहीं चलता। पैसा भावनाओं, अनुभवों, किस्मत और जोखिम का मिश्रण होता है। जो इंसान इस मिश्रण को समझ लेता है, वह पैसा खेल जीतने की कोशिश नहीं करता। वह बस खेल में बना रहता है और लंबे समय में वही सबसे बड़ी जीत होती है। पैसे की दुनिया में एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लोग मान लेते हैं कि अमीर होना और धनी बने रहना एक ही बात है, लेकिन इन दोनों के बीच उतना ही बड़ा फर्क होता है जितना दौड़ जीतने और पूरी जिंदगी स्वस्थ रहने में होता है। अमीर होना एक पल की घटना हो सकती है, धनी बने रहना एक लंबी प्रक्रिया होती है। यह फर्क समझना साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे जरूरी हिस्सा है। एक इंसान अचानक बहुत पैसा कमा सकता है, किसी बिजनेस से, किसी निवेश से, किसी मौके से या कभी-कभी सिर्फ किस्मत से। लेकिन यही इंसान कुछ सालों बाद उसी जगह वापस पहुंच सकता है जहां से उसने शुरुआत की थी। ऐसी कहानियां बहुत आम हैं। लोग लॉटरी जीतते हैं, किसान जमीन बेचकर करोड़पति बनते हैं। कई लोग अचानक शेयर बाजार से बड़ा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग फिर परेशान दिखने लगते हैं। ये इसलिए नहीं होता कि वे मेहनती नहीं थे। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने एक चीज नहीं सीखी थी, पैसा संभाल कर रखना। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने अमीर होना सीख लिया था, लेकिन धनी बने रहना नहीं। धनी बने रहना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह व्यवहार का खेल है, यह धैर्य का खेल है, यह संतुलन का खेल है। धनी बने रहने के लिए सबसे पहले इंसान को यह समझना पड़ता है कि पैसा हमेशा रहेगा, ऐसा कोई वादा नहीं होता। पैसा आता है, पैसा जाता है। जो इंसान यह सच स्वीकार कर लेता है, वही पैसे के साथ सही रिश्ता बना पाता है। अमीर बनने वाला इंसान अक्सर यह सोचता है कि अब उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। वह मान लेता है कि अब जोखिम की जरूरत नहीं है, या फिर उल्टा, वह मान लेता है कि अब कोई भी जोखिम लिया जा सकता है। दोनों ही सोच खतरनाक होती हैं। धनी बने रहने वाला इंसान किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखता है। वह जानता है कि पैसा चाहे जितना भी हो, अगर व्यवहार गलत है तो सब कुछ वापस चला सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह दिखाती है कि पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन घमंड होता है। जब इंसान यह सोच लेता है कि अब उसे सब कुछ आता है, तब वह सबसे बड़ी गलती करता है। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। जो लोग एक दौर में बहुत सफल थे, उन्होंने यह मान लिया कि उनकी सफलता हमेशा रहेगी। उन्होंने खर्च बढ़ा दिए, जोखिम बढ़ा दिए, चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, और जब हालात बदले तो वे तैयार नहीं थे। धनी बने रहने का पहला नियम यह है कि हर स्थिति के लिए तैयार रहना। इसका मतलब डर में जीना नहीं है, इसका मतलब है विनम्र रहना। विनम्रता यह मान लेना है कि भविष्य पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जो इंसान यह समझ लेता है, वही पैसों में लंबे समय तक टिकता है। दूसरी बड़ी बात है बचत। बचत को ज्यादातर लोग उबाऊ मानते हैं। उन्हें लगता है कि बचत करने का मतलब है आज का जीवन कम जीना। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी बचत को आजादी की कीमत मानती है। जब आपके पास विकल्प होते हैं तो आप मजबूरी में फैसले नहीं लेते। धनी बने रहने का मतलब यही है कि इंसान को फैसले लेने की आजादी हो। वह नौकरी इसलिए ना करे क्योंकि उसे करना ही है। वह निवेश इसलिए ना करे क्योंकि सब कर रहे हैं। वह खर्च इसलिए न करे क्योंकि समाज उम्मीद कर रहा है। बचत इंसान को इस आजादी के करीब ले जाती है। अमीर बनने वाले लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि अच्छा समय हमेशा नहीं रहता। वे अपनी पूरी योजना अच्छे समय पर बना लेते हैं। धनी बने रहने वाले लोग बुरे समय को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं। वे पूछते हैं कि अगर आमदनी कम हो गई तो क्या होगा? अगर निवेश गिर गया तो क्या होगा? अगर कोई अवसर अचानक बंद हो गया तो क्या होगा? ये सवाल नकारात्मक नहीं होते, ये सवाल सुरक्षा बनाते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह भी सिखाती है कि धनी बने रहने के लिए आपको सुपर रिटर्न की जरूरत नहीं होती। आपको बस यह चाहिए कि आप पूरी तरह खेल से बाहर ना हो। बहुत लोग बहुत ज्यादा कमाने के चक्कर में ऐसा जोखिम लेते हैं जिससे एक ही गलती उन्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर देती है। धनी बने रहने वाले लोग ऐसे जोखिम से बचते हैं।
वे जानते हैं कि अगर वे जिंदा रहेंगे तो अवसर फिर आएंगे। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा फायदा वही उठाता है जो सबसे लंबे समय तक टिका रहता है। यह टिके रहने की क्षमता धैर्य से आती है। धैर्य का मतलब आलस नहीं होता। धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करना। अमीर बनने वाला इंसान अक्सर जल्दबाजी करता है। धनी बने रहने वाला इंसान इंतजार कर सकता है। यह फर्क छोटे फैसलों में दिखता है। अचानक बड़ा निवेश करना, अचानक ज्यादा खर्च करना, अचानक पूरी रणनीति बदल देना। यह सब अक्सर अमीर बनने की जल्दबाजी से आता है। धनी बने रहने वाला इंसान छोटे कदम लेता है। वह धीरे चलता है, लेकिन वह रुके बिना चलता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह भी कहती है कि धनी बने रहने के लिए आपको दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं होती। दिखावा अक्सर गरीब सोच की निशानी होती है। धनी लोग शांत रहते हैं। वे चुपचाप अपने निर्णय लेते हैं। वे अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपने लक्ष्य से करते हैं, क्योंकि तुलना इंसान को प्रतिबंधों में बांध देती है। जब इंसान दूसरों के जीवन स्तर के हिसाब से जीने लगता है, तो वह अपनी सीमाएं भूल जाता है। धनी बने रहने का मतलब है अपने जीवन की आवश्यकताओं को खुद तय करना। कितना काफी है, कहाँ रुक जाना चाहिए, कहाँ नहीं बढ़ाना चाहिए। ये फैसले बाहर से नहीं आते, ये भीतर से आते हैं। एक और गहरी बात यह है कि धनी बने रहने के लिए इंसान को अपनी पहचान पैसे से अलग करनी पड़ती है। जो इंसान खुद को अपनी कमाई से पहचानने लगता है, वह गिरावट आने पर टूट जाता है। जो इंसान खुद को अपनी सोच और आदतों से पहचानता है, वह हर स्थिति में खड़ा रहता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यही समझाती है कि पैसा आपकी पहचान नहीं होना चाहिए। पैसा आपका साधन होना चाहिए। अमीर बनने वाले लोग अक्सर पैसे को अपनी पहचान बना लेते हैं। धनी बने रहने वाले लोग पैसे को अपने जीवन का एक हिस्सा मानते हैं। यह फर्क संकट के समय बहुत साफ दिखता है। जब पैसा जाता है तो अमीर बनने वाला इंसान टूट जाता है। धनी बने रहने वाला इंसान संभल जाता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि वह फिर बना सकता है। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता। पैसा संभाल कर रखना मुश्किल होता है। और पैसा संभाल कर रखना गणित से ज्यादा व्यवहार पर निर्भर करता है। जो इंसान अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही लंबी दौड़ जीतता है। एक समय के बाद बच्चा यह समझने लगता है कि पैसे की दुनिया में सबसे कम समझी जाने वाली चीज संतोष है। लोग मान लेते हैं कि संतोष का मतलब है कम में खुश रहना या महत्वाकांक्षा छोड़ देना। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी संतोष को कमजोरी नहीं, ताकत मानती है। संतोष का मतलब यह नहीं होता कि इंसान आगे बढ़ना छोड़ दे। संतोष का मतलब होता है यह जानना कि कितना काफी है। यह सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सवाल पैसों के फैसलों की दिशा तय करता है। जिन लोगों को यह नहीं पता कि उनके लिए कितना काफी है, वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। जितना भी पैसा आ जाए, उन्हें और चाहिए होता है। और यह चाह इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो अंत में उसी के खिलाफ काम करते हैं। बच्चा अब यह देख रहा था कि ज्यादातर लोग पैसे के पीछे इसलिए भागते रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी यह तय ही नहीं किया कि उन्हें किस मुकाम पर रुकना है। वे कहते हैं कि थोड़ा और हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह समझाती है कि यह अंतहीन चाह इंसान को कभी शांत नहीं रहने देती। जितना ज्यादा मिलता है, उतना ही खोने का डर बढ़ जाता है। संतोष इस डर को नियंत्रित करता है। जो इंसान जानता है कि उसे कितने पैसे की जरूरत है, वही जोखिम को सही तरीके से देख पाता है। वह अनावश्यक जोखिम नहीं लेता। वह दूसरों से तुलना करके फैसले नहीं करता। बच्चा समझने लगा कि संतोष इंसान को अपनी राह पर टिके रहने की ताकत देता है। दूसरे लोग क्या कमा रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, किस स्तर पर जी रहे हैं, यह सब तब महत्वहीन हो जाता है जब इंसान अपने लिए पर्याप्त तय कर लेता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह भी बताती है कि संतोष का सीधा संबंध आजादी से होता है। जिस इंसान को लगातार ज्यादा चाहिए, वह अक्सर दूसरों के नियमों पर जीता है। जिस इंसान को पता है कि उसे कितना चाहिए, वह अपने नियम बना सकता है।
यह नियम आर्थिक भी होते हैं और मानसिक भी। संतोष इंसान को यह आजादी देता है कि वह हर मौके पर हां न कहे, हर जोखिम को स्वीकार न करे, हर दिखावे में न बहे। बच्चा यह भी देख रहा था कि बहुत से लोग बाहरी नजर से सफल लगते हैं, लेकिन अंदर से बेचैन रहते हैं। वे बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे घरों में रहते हैं, लेकिन दिखावे के पीछे डर छुपा होता है। डर यह कि कहीं यह सब चला न जाए। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह बताती है कि संतोष इस डर को कम करता है, क्योंकि संतुष्ट इंसान यह जानता है कि उसका जीवन सिर्फ वस्तुओं से नहीं चलता। वह यह समझता है कि अगर कुछ घट भी जाए तो भी उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। यह सोच बहुत बड़ी ताकत है। संतोष का एक और पहलू है कि यह इंसान को जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने से बचाता है। बहुत लोग इसलिए बड़ी गलती करते हैं क्योंकि वे पहले से अच्छे स्तर पर होने के बावजूद और ज्यादा चाहते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक वे सबसे आगे नहीं होंगे, तब तक सफल नहीं माने जाएंगे। यह सोच उन्हें खतरनाक फैसलों की ओर ले जाती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह कहती है कि जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां सबको एक ही फिनिश लाइन पर पहुंचना हो। हर इंसान की फिनिश लाइन अलग होती है। जो इंसान दूसरे की फिनिश लाइन देखकर दौड़ता है, वह अक्सर अपनी गति बिगाड़ लेता है। बच्चा अब यह समझने लगा कि संतोष इंसान को अपनी गति बनाए रखने में मदद करता है। वह तेज दौड़ता नहीं, लेकिन गिरता भी नहीं। एक और गहरी बात यह है कि संतोष इंसान को समय की कीमत समझाता है। जब इंसान को हमेशा ज्यादा चाहिए होता है, तो वह समय बेच देता है। वह ज्यादा काम करता है, वह ज्यादा थकता है, वह ज्यादा तनाव में रहता है। लेकिन जब इंसान यह जान लेता है कि उसे कितने पैसे से जिंदगी ठीक चल सकती है, तो वह समय को वापस खरीद सकता है। वह फैसले ले सकता है कि कहाँ काम करना है और कहाँ नहीं। वह तय कर सकता है कि किसके साथ समय बिताना है। साइकोलॉजी ऑफ मनी में यह समझ बहुत अहम है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा समय की जगह नहीं ले सकता। संतोष इंसान को यह समझ देता है कि पैसा समय के लिए है, समय पैसे के लिए नहीं। बच्चा यह भी देख रहा था कि संतोष इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब बाजार गिरता है, तब असंतुष्ट इंसान घबरा जाता है। वह जल्दी फैसले लेने लगता है। वह नुकसान में बेच देता है। संतुष्ट इंसान शांत रहता है। वह जानता है कि उसने अपने लक्ष्य के अनुसार योजना बनाई है। वह जानता है कि उसे हर उतार चढ़ाव में प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। यह शांति पैसे के खेल में बहुत बड़ी ताकत होती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह भी सिखाती है कि संतोष का मतलब ये नहीं है कि इंसान तरक्की बंद कर दे। तरक्की और लालच में बहुत फर्क होता है। तरक्की के पीछे उद्देश्य होता है, लालच के पीछे खालीपन। जो इंसान अपने उद्देश्य को समझता है, वही संतुष्ट रह सकता है। बच्चा यह समझने लगा था कि जिन लोगों के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, वे कम साधनों में भी खुश रह सकते हैं, और जिनके पास उद्देश्य नहीं होता, वे बहुत कुछ होने पर भी अस्थिर रहते हैं। संतोष इंसान को यह अनुमति देता है कि वह आराम करे, बिना खुद को दोषी महसूस किए। बहुत लोग आराम को आलस समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे रुक गए तो पीछे रह जाएंगे। साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि निरंतर भागते रहना इंसान को थका देता है, और थका हुआ इंसान सही फैसले नहीं ले पाता। संतोष इंसान को रुकने की कला सिखाता है। वह सिखाता है कि कब रुकना है, कब चलना है, और कब दिशा बदलनी है। यह कला पैसों के फैसलों में बहुत जरूरी है। इस भाग की सबसे अहम बात यही है कि संतोष इंसान को दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त करता है। जब इंसान दूसरों को खुश करने के लिए फैसले लेता है, तो वह कभी अपने मन की नहीं सुनता। संतोष इंसान को यह साहस देता है कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। यह साहस शोर नहीं करता, यह दिखावा नहीं करता, यह चुपचाप सुरक्षा बनाता है। बच्चा अब यह समझने लगा था कि पैसों की दुनिया में संतोष मतलब पीछे रह जाना नहीं है। संतोष मतलब सही जगह पर रुक जाना है। और जो इंसान सही जगह पर रुकना जानता है, वही लंबी दौड़ में आगे रहता है। पैसे से जुड़े ज्यादातर फैसले दिखने में तर्क के होते हैं, लेकिन अंदर से वे भावना से चल रहे होते हैं।
इंसान अक्सर यह मान लेता है कि उसने जो फैसला लिया है, वह पूरी तरह सोच समझकर लिया गया है। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए, तो लगभग हर बड़ा पैसों का फैसला किसी न किसी भावना से जुड़ा होता है। भय, लालच, उम्मीद, पछतावा, आत्मविश्वास और अनिश्चितता, ये सभी भावनाएं पैसे के फैसलों में छुपी रहती हैं। बच्चा अब यह समझने लगा था कि लोगों को पैसों में सबसे ज्यादा नुकसान जानकारी की कमी से नहीं होता, बल्कि भावनाओं की अधिकता से होता है। लोग जानते हैं कि उन्हें घबराहट में फैसला नहीं लेना चाहिए, फिर भी वे घबराहट में फैसला ले लेते हैं। लोग जानते हैं कि लालच में आकर जोखिम लेना गलत है, फिर भी लालच उन्हें रोक नहीं पाता। यह इंसान की कमजोरी नहीं है, यह इंसान का स्वभाव है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह समझाती है कि दिमाग और दिल एक साथ पैसों का फैसला नहीं करते। पैसे का मामला आते ही दिल अक्सर आगे निकल जाता है। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है, तब लालच हावी होता है। इंसान सोचता है कि अगर अभी नहीं कूदा तो मौका निकल जाएगा। वह दूसरों को कमाते हुए देखता है और तुलना करने लगता है। यह तुलना भीतर बेचैनी पैदा करती है। वह यह नहीं देखता कि वह किस स्थिति में है, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसकी सीमा कहाँ है। वह बस यह देखता है कि दूसरा कितना आगे निकल गया है। यहीं से गलत फैसले शुरू होते हैं। लोग तब निवेश करते हैं जब सब खुश होते हैं, और बेचते हैं जब सब डरे होते हैं। यह व्यवहार तर्क से उल्टा है, लेकिन भावना के हिसाब से बिल्कुल सही लगता है। बच्चा यह समझने लगा था कि हर इंसान अपनी भावनाओं के कारण अलग फैसले लेता है। जिस इंसान ने पहले नुकसान झेला है, वह थोड़ा सा भी जोखिम देखकर पीछे हट जाता है, और जिसने लगातार लाभ देखा है, वह हर जोखिम को छोटा समझने लगता है। भावना अतीत से निकलती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह सिखाती है कि इंसान अपने पिछले अनुभवों को भविष्य की सच्चाई मान लेता है। अगर किसी ने पैसे में धोखा देखा है, तो वह हर मौके में धोखा देखेगा। अगर किसी ने अचानक लाभ देखा है, तो वह हर मौके में लाभ ढूंढने लगेगा। इससे उसका मूल्यांकन बिगड़ जाता है। दूसरा बड़ा भाव है डर। डर सिर्फ पैसा खोने का नहीं होता, डर असफल दिखने का भी होता है। डर यह कि अगर फैसला गलत हुआ तो लोग क्या कहेंगे। यह सामाजिक दबाव इंसान को ऐसे फैसलों की ओर ले जाता है जो उसे भीतर से ठीक नहीं लगते, लेकिन बाहर से सुरक्षित दिखते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि लोग अक्सर गलत फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि वे गलत दिखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे पैसे खोने से ज्यादा इज्जत खोने से डरते हैं, और यही डर उन्हें औसत फैसलों में फंसाए रखता है। बच्चा यह भी समझ रहा था कि भावना केवल तेज फैसलों में नहीं होती, धीमे फैसलों में भी होती है। जैसे कोई इंसान बहुत समय तक इंतजार करता रहता है, फैसला नहीं ले पाता। उसे लगता है कि वह सोच रहा है, लेकिन असल में वह डर रहा होता है। यह डर असफलता का होता है, यह डर पछतावे का होता है, यह डर यह मानने का होता है कि शायद वह गलत साबित हो सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह कहती है कि फैसला न लेना भी एक फैसला होता है, और अक्सर वह भी भावना से चलता है। एक और भाव होता है उम्मीद। उम्मीद बहुत सुंदर चीज है, लेकिन जब यह आंखें बंद कर देती है, तब खतरनाक हो जाती है। बहुत लोग किसी नुकसान वाले निवेश को सिर्फ इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि शायद यह वापस आ जाए। वे मानने से डरते हैं कि फैसला गलत था। उम्मीद उन्हें रोक देती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि कभी-कभी नुकसान स्वीकार करना, उससे निकल जाना ज्यादा बुद्धिमानी होती है, लेकिन भावना इसमें आड़े आ जाती है, क्योंकि नुकसान स्वीकार करना मतलब खुद को गलत मानना, और इंसान यह मानना पसंद नहीं करता। लालच, डर और उम्मीद जब तीनों एक साथ आती हैं, तो इंसान पूरी तरह भावनाओं में बह जाता है। बाजार ऊपर जाता है, लालच बढ़ता है, थोड़ा गिरता है, उम्मीद रहती है, और जब तेज गिरता है, डर हावी हो जाता है। यह चक्र बार बार चलता है। इंसान बहुत कम रुककर सोचता है कि वह जो कर रहा है, वह उसके लक्ष्य से मेल खाता है या नहीं। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह सिखाती है कि पैसों के फैसले लेने से पहले भावना को पहचानना जरूरी है।
ये पूछना जरूरी है कि क्या यह फैसला डर से निकल रहा है, क्या यह फैसला लालच से निकल रहा है, या क्या यह फैसला लंबे समय की समझ से निकल रहा है। बच्चा यह भी समझने लगा था कि भावना को खत्म नहीं किया जा सकता। भावना इंसान होने की निशानी है। सही तरीका यह नहीं है कि भावना को दबा दिया जाए। सही तरीका यह है कि भावना को समझा जाए। जो इंसान अपनी भावना को पहचान लेता है, वही उसे फैसलों पर हावी नहीं होने देता। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बहुत सरल सलाह देती है। फैसला लेने से पहले थोड़ा रुकिए। तेज फैसले भावना से होते हैं, धीमे फैसले सोच से। यह रुकना बहुत ताकतवर होता है। बच्चा अब यह भी देख पा रहा था कि अमीर लोग भी भावना से प्रभावित होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि उन्होंने सिस्टम बना रखे होते हैं। वे अपने फैसले लिखित नियमों से लेते हैं। वे पहले से तय कर लेते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है। वे इसे भावना के भरोसे नहीं छोड़ते। गरीब सोच वाला व्यक्ति उस समय का इंतजार करता है जब दिल क्या कहेगा। अमीर सोच वाला व्यक्ति पहले ही नियम तय कर देता है। यही नियम उन्हें बड़े उतार चढ़ाव में भी स्थिर रखता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह दिखाती है कि शांत दिमाग अक्सर ऊधम मचाने वाले दिमाग से ज्यादा पैसा कमा लेता है, क्योंकि वह टिके रहने की कला जानता है। सबसे अहम बात यह है कि भावना इंसान को यह भ्रम देती है कि यह पल हमेशा रहेगा। जब बाजार अच्छा होता है, इंसान मान लेता है कि हमेशा अच्छा ही रहेगा। जब हालात खराब होते हैं, इंसान सोचता है कि कभी ठीक नहीं होंगे। दोनों ही सोच गलत होती हैं। अगर इंसान यह समझ ले कि कोई भी स्थिति हमेशा नहीं रहती, तो उसकी भावना अपने आप संतुलित हो जाती है। यह समझ उसे अत्यधिक डर और अत्यधिक लालच से बचा लेती है। पैसों के सही फैसले भावना रहित नहीं होते, बल्कि भावना समझकर लिए जाते हैं। जो इंसान अपनी भावना को पहचान लेता है, वही पैसे के खेल में सबसे स्थिर बन जाता है। जब इंसान पैसे की दुनिया में आगे बढ़ना शुरू करता है, तो उसे एक चीज सबसे ज्यादा साधारण लगती है: समय। समय हर किसी के पास बराबर होता हुआ लगता है, लेकिन असल में समय की ताकत हर किसी के लिए बराबर नहीं होती। यह फर्क कंपाउंडिंग पैदा करती है। कंपाउंडिंग का मतलब बहुत सीधा है। जब कोई चीज धीरे धीरे बढ़ती है और फिर उसी बढ़ोतरी पर फिर से बढ़ोतरी होने लगे, तो समय के साथ उसका असर कई गुना हो जाता है। यह गणित की बात लग सकती है, लेकिन असल में यह धैर्य और व्यवहार की कहानी है। बच्चा अब यह समझने लगा था कि लोग कंपाउंडिंग को इसलिए कम आंकते हैं, क्योंकि उसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। इंसान को तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं। जो चीज जल्दी कुछ न दे, उसे वह बेकार समझ लेता है। लेकिन पैसा तेजी से नहीं, लगातार बढ़ना पसंद करता है। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह चुपचाप काम करती है। शुरुआत में कुछ खास फर्क नहीं दिखता। 1 साल, 2 साल, 5 साल तक सब सामान्य सा लगता है। लेकिन एक समय के बाद वही छोटी गति बहुत बड़ी छलांग में बदल जाती है। अधिकतर लोग कंपाउंडिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि बहुत समय हो गया है, अब तक तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ। यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग बाहर हो जाते हैं। जो लोग टिके रहते हैं, वही असली फायदा देखते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह बताती है कि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा साथी धैर्य है। बिना धैर्य के कंपाउंडिंग नहीं होता, और धैर्य बिना संतोष के नहीं आता। यही वजह है कि जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वे कंपाउंडिंग के रास्ते से हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह बहुत धीमा है। वे तेज फायदा देने वाले रास्तों की ओर बढ़ते हैं, जहां जोखिम ज्यादा होता है। एक गहरी बात यह है कि कंपाउंडिंग केवल पैसों में नहीं होती। यह आदतों में, सोच में, ज्ञान में और रिश्तों में भी होती है। जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है, उसका ज्ञान कंपाउंडिंग करता है। जो इंसान रोज थोड़ा सा बेहतर बनता है, उसकी सोच कंपाउंडिंग करती है। जो इंसान रोज थोड़ा सा अनुशासित रहता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। बच्चा यह समझने लगा था कि लोग कंपाउंडिंग को जादू मानते हैं, लेकिन यह कोई जादू नहीं है। यह सिर्फ निरंतरता है। समस्या यह है कि निरंतरता बहुत उबाऊ लगती है। कोई कहानी नहीं, कोई रोमांच नहीं, कोई तुरंत वाहवाही नहीं, बस रोज वही काम,
रोज वही छोटा कदम, और यही धीरे धीरे बड़े परिणाम बनाता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये भी समझाती है कि कंपाउंडिंग को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे बड़ी चीज अधीरता है। इंसान जल्दी सेल करना चाहता है, वह बीच में निकालना चाहता है, वह हर उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देना चाहता है। लेकिन हर बार जब इंसान प्रतिक्रिया देता है, वह कंपाउंडिंग की शक्ति को काट देता है। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए शांति चाहिए। शांति का मतलब सुस्ती नहीं है। शांति का मतलब है अननेसेसरी फैसलों से दूरी। बच्चा अब यह देख पा रहा था कि जो लोग बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, वे अक्सर कम कमा पाते हैं, और जो लोग कम करते हैं, वे लंबे समय में बेहतर नतीजे देखते हैं। यह उलटा लगता है, लेकिन यही सच है, क्योंकि कंपाउंडिंग को बीच में बार बार छेड़ना पौधे को हर दिन उखाड़कर देखने जैसा है कि वह बढ़ा या नहीं। जरूरी यह है कि बीज बोया जाए, पानी दिया जाए और फिर उसे समय दिया जाए। साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि कंपाउंडिंग के लिए सबसे जरूरी चीज समय पर खेल से बाहर न होना है। बहुत लोग मार्केट के उतार चढ़ाव में डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन कंपाउंडिंग कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। ये ऊपर नीचे होती रहती है, कभी पीछे जाती है, कभी रुकी हुई लगती है। लेकिन जो इंसान पूरे समय बना रहता है, वही अंत में इसकी ताकत देखता है। कंपाउंडिंग की ताकत का एक और पहलू है कि शुरुआत जितनी जल्दी हो, फायदा उतना बड़ा होता है। यह बात बहुत सरल है, लेकिन लोग इसे समझने के बावजूद लागू नहीं करते। वे सोचते हैं कि अभी तो समय है, अभी तो बाद में देखेंगे। लेकिन समय इंतजार नहीं करता। जो इंसान आज छोटा कदम नहीं उठाता, वह कल बड़ा कदम भी नहीं उठा पाता। बच्चा अब यह समझने लगा था कि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन तुलना है। जब इंसान अपनी गति की तुलना दूसरे से करता है, तो वह अधीर हो जाता है। वह देखता है कि कोई तेज आगे निकल रहा है, वह सोचता है कि उसका रास्ता गलत है, और इसी तुलना में वह बीच में रास्ता बदल देता है। कंपाउंडिंग को अपना रास्ता चाहिए। दूसरों के रास्ते पर चलने वाला इंसान कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाता। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह भी कहती है कि कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब इंसान नुकसान सह पाने की क्षमता रखता हो, क्योंकि हर कंपाउंडिंग यात्रा में गिरावट आती है। जिस इंसान को गिरावट बर्दाश्त नहीं होती, वह बीच में छोड़ देता है। जो इंसान गिरावट सह सकता है, वही आगे निकलता है। इसलिए फाइनेंशियल कैपेसिटी के साथ इमोशनल कैपेसिटी भी जरूरी होती है। बच्चा समझ रहा था कि कंपाउंडिंग को समझने का मतलब बड़ा रिटर्न ढूंढना नहीं है। इसका मतलब है टिके रहने की क्षमता बनाना। जो व्यक्ति लंबे समय तक एवरेज रिटर्न लेता है, वह अक्सर उस व्यक्ति से बेहतर कर जाता है जो कभी-कभी बहुत बड़ा रिटर्न चाहता है और कभी सब खो देता है। कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग की आत्मा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपाउंडिंग को बाहर से देखकर समझा नहीं जा सकता। लोग किसी की अंतिम सफलता देखते हैं और सोचते हैं कि यह अचानक हुआ। वे वह साल नहीं देखते जहां लगभग कुछ नहीं हुआ था। वे वह समय नहीं देखते जहां धैर्य की परीक्षा हुई थी। साइकोलॉजी ऑफ मनी यही बताती है कि कंपाउंडिंग का असली मूल्य उन लोगों को मिलता है जो उस उबाऊ हिस्से को झेल पाते हैं, जहां कुछ खास नहीं होता। यही वह समय होता है जहां भविष्य का फर्क बन रहा होता है। इस भाग की सबसे बड़ी सीख यही है कि कंपाउंडिंग कोई रणनीति नहीं है, यह एक व्यवहार है। यह रोज सही काम करने का धैर्य है। यह बीच में कुछ न करने का संयम है। यह समय को दोस्त बनाने की कला है। जो इंसान समय से लड़ता है, वह कंपाउंडिंग हार जाता है। जो इंसान समय के साथ चलना सीख लेता है, कंपाउंडिंग उसे आगे बढ़ा देती है। अगर पैसों की दुनिया को ध्यान से देखा जाए, तो एक बात साफ दिखाई देती है। ज्यादातर लोग पैसों में इसलिए गलती नहीं करते क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती। वे गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वे इंसान होते हैं। इंसान भावनाओं से चलता है। उसकी यादें, उसका डर, उसकी उम्मीदें, उसका अहंकार और उसका आत्मविश्वास, ये सब मिलकर उसके फैसले बनाते हैं। और यही चीज पैसों के मामले में सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। बच्चा अब यह समझने लगा था
कि लोग पैसों में बार-बार वही गलती दोहराते हैं। इतिहास बदलता है, समय बदलता है, साधन बदलते हैं, लेकिन इंसानी व्यवहार लगभग वही रहता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यही दिखाती है कि पैसे में गलतियां कोई अपवाद नहीं है, वे नियम हैं। सबसे पहली और सबसे आम गलती है ज्यादा आत्मविश्वास। जब कोई इंसान कुछ सही फैसले ले लेता है और उससे फायदा होने लगता है, तो वह मान लेता है कि अब उसे सब समझ आ गया है। वह अपने आप को औसत से ऊपर समझने लगता है। यह आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदल जाता है। वह जोखिम को हल्के में लेने लगता है। वह चेतावनियों को नजरअंदाज करने लगता है। वह मानने लगता है कि जो पहले चला वही आगे भी चलेगा। यहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि ज्यादा आत्मविश्वास इंसान को ऐसी जगह ले जाता है जहां नुकसान असामान्य रूप से बड़ा होता है। दूसरी बड़ी गलती है तुलना। इंसान खुद से ज्यादा दूसरों को देखता है। वह देखता है कि दूसरा कितना कमा रहा है, कहाँ निवेश कर रहा है, कितना आगे निकल गया है। यह तुलना इंसान को बेचैन कर देती है। वह अपने लक्ष्य भूल जाता है। वह अपनी क्षमता भूल जाता है। वह अपने रास्ते से भटक जाता है और फिर वह फैसला लेता है दूसरों की कहानी देखकर। साइकोलॉजी ऑफ मनी बार बार यह कहती है कि दूसरों की सफलता आपके लिए सही रास्ता नहीं होती, क्योंकि उनकी जिंदगी अलग है, उनकी जरूरतें अलग हैं, उनकी सहनशक्ति अलग है। फिर भी इंसान तुलना करता है और यही उसे गलत फैसलों की ओर ले जाती है। तीसरी बड़ी गलती है हाल के अनुभवों पर ज्यादा भरोसा करना। अगर हाल में बाजार अच्छा रहा है तो इंसान मान लेता है कि यही सामान्य है। अगर हाल में नुकसान हुआ है तो इंसान मान लेता है कि यही हमेशा रहेगा। यह सोच भविष्य को बहुत संकीर्ण बना देती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी इसे रेसेंसी बायस कहती है। इंसान हाल की घटनाओं को ज्यादा महत्व देता है और लंबे इतिहास को नजरअंदाज कर देता है। यही वजह है कि लोग अच्छे समय में जोखिम बढ़ा देते हैं और बुरे समय में पीछे हट जाते हैं। यह व्यवहार पूरी तरह भावना से चलता है। चौथी बड़ी गलती है नुकसान से डरना। नुकसान इंसान को बहुत दर्द देता है। लाभ जितना खुशी नहीं देता, नुकसान उससे कहीं ज्यादा दुख देता है। इसलिए इंसान नुकसान से बचने के लिए अजीब अजीब फैसले लेता है। वह नुकसान को स्वीकार नहीं करता। वह गलत निवेश को पकड़े रहता है। वह उम्मीद करता रहता है कि सब सही हो जाएगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बताती है कि नुकसान से भागने की कोशिश अक्सर नुकसान को और बड़ा कर देती है। जो लोग छोटा नुकसान स्वीकार नहीं कर पाते, वे बड़े नुकसान झेलते हैं। पांचवी गलती है नियमों की कमी। बहुत लोग पैसों में फैसले बिना किसी तय नियम के लेते हैं। वे उस पल जो सही लगता है वही कर लेते हैं। जब दिल कहता है खरीदो, वे खरीदते हैं। जब डर हावी होता है वे बेच देते हैं। इसमें कोई स्थिरता नहीं होती। साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि नियम इंसान को भावना से बचाते हैं। जहां नियम होते हैं वहां भावना सीमित रहती है। छठी गलती है दिखावे का दबाव। लोग पैसे इस आधार पर खर्च करते हैं कि वे कैसे दिख रहे हैं। वे दूसरों की नजर में सफल दिखना चाहते हैं। यह दिखावा इंसान को ऐसे खर्च करवाता है जो उसके लिए जरूरी नहीं होते, और ज्यादातर मामलों में यही खर्च उसकी सुरक्षा खत्म कर देते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि अमीर दिखना और अमीर होना बहुत अलग चीजें हैं। जो इंसान दिखावे के पीछे भागता है वह अक्सर असली आजादी से दूर चला जाता है। सातवीं बड़ी गलती है यह मान लेना कि पुराना प्लान हमेशा काम करेगा। दुनिया बदलती रहती है, बाजार बदलते रहते हैं, तकनीक बदलती रहती है, लेकिन इंसान अक्सर पुराने अनुभवों को ही भविष्य का नियम मान लेता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह सिखाती है कि लचीलापन जरूरी है। जो इंसान बदलती दुनिया के साथ नहीं बदलता, वह पीछे छूट जाता है। आठवीं गलती है यह मान लेना कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। यह भ्रम इंसान को गलत फैसलों की ओर ले जाता है। जब इंसान यह मान लेता है कि मजबूरियां भी होंगी, अनिश्चितता भी होगी, तब वह बेहतर योजना बनाता है। नौवीं गलती है भावनात्मक थकान। लगातार बाजार देखना, लगातार फैसले लेना, लगातार तुलना करना,
यह सब इंसान को मानसिक रूप से थका देता है। थका हुआ इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि कभी-कभी कुछ न करना भी समझदारी होती है, लेकिन यह सलाह बहुत कम लोग मानते हैं। 10वीं और सबसे गहरी गलती है यह मान लेना कि पैसा ही सब कुछ है। जब इंसान पैसा को अपनी खुशी का एकमात्र पैमाना बना लेता है, तब वह कभी संतुष्ट नहीं होता। वह जितना पाता है, उतना ही खोने का डर बढ़ता जाता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह समझाती है कि पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। जो इंसान ये भूल जाता है, वही सबसे ज्यादा गलती करता है। इस पूरे हिस्से का सार ये है कि पैसों की गलतियां गणित की वजह से नहीं होती, वे इंसानी स्वभाव की वजह से होती हैं। जो इंसान अपने स्वभाव को समझ लेता है, वही गलतियों से बचना शुरू करता है। गलती न करना संभव नहीं है, लेकिन बार बार वही गलती करना टाला जा सकता है। और यही समझ इंसान को पैसों के खेल में आगे रखती है। पैसे के बारे में जब लोग बात करते हैं, तो ज्यादातर बातचीत कमाने और खर्च करने तक सीमित रहती है। लेकिन बहुत कम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा आखिर इंसान को किस चीज की ओर ले जाता है। अगर गहराई से देखा जाए, तो पैसा खुद में लक्ष्य नहीं होता। पैसा एक रास्ता होता है, और उस रास्ते का अंतिम बिंदु अक्सर आजादी होती है। बच्चा अब यह समझने लगा था कि ज्यादातर लोग पैसे को आजादी के साथ जोड़ते जरूर हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उन्हें कैसी आजादी चाहिए। वे बस इतना कहते हैं कि उन्हें आर्थिक आजादी चाहिए, लेकिन यह बात अधूरी होती है। आजादी का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी के लिए आजादी का मतलब होता है कि उसे नौकरी न करनी पड़े। किसी के लिए आजादी का मतलब होता है कि वह अपनी पसंद का काम कर सके। किसी के लिए आजादी का मतलब होता है कि वह समय पर अपने परिवार के साथ रह सके। जब तक यह साफ नहीं होता, तब तक पैसा इंसान को भटकाता रहता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह समझाती है कि पैसा तब बोझ बनता है जब वह इंसान को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है जो वह भीतर से नहीं चाहता। बहुत लोग ऊंची आमदनी कमाते हैं, लेकिन वे हर दिन ऐसी नौकरी जाते हैं जिससे उन्हें तनाव होता है। उनके पास पैसा होता है, लेकिन निर्णय लेने की आजादी नहीं होती। वे कहते हैं कि अभी मजबूरी है, फिर कहते हैं कि थोड़ा और समय चाहिए, फिर वही थोड़ा और समय जिंदगी बन जाता है। यह आजादी का भ्रम होता है। बच्चा यह भी देख रहा था कि कुछ लोग कम कमाने के बावजूद शांत रहते हैं। वे बहुत ज्यादा नहीं कमाते, लेकिन वे अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण रखते हैं। यह नियंत्रण ही असली आजादी है। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बताती है कि आजादी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है विकल्प। जब इंसान के पास विकल्प होते हैं, तब वह मजबूरी में हाँ नहीं कहता। जब विकल्प नहीं होते, तब ऊंची आमदनी भी उसे बांध लेती है। पैसा विकल्प खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जो इंसान हर कमाया हुआ पैसा खर्च कर देता है, वह विकल्प नहीं बना पाता। जो इंसान हर पैसा भविष्य के लिए सोचकर इस्तेमाल करता है, वह धीरे धीरे विकल्प बनाता है। बच्चा यह समझने लगा था कि आजादी अचानक नहीं मिलती, यह धीरे धीरे बनती है। पहले थोड़ी बचत से, फिर थोड़ी समझ से, फिर थोड़े भरोसे से, और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान यह महसूस करता है कि उसे हर बात मजबूरी में नहीं करनी पड़ती। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह भी बताती है कि आजादी का किसी दूसरे से मुकाबला नहीं होता। बहुत लोग यह देखकर परेशान हो जाते हैं कि दूसरा उनसे ज्यादा स्वतंत्र लग रहा है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि वह स्वतंत्र किस मायने में है। एक व्यक्ति जो दुनिया घूम रहा है, वह देखने में आजाद लगता है, लेकिन हो सकता है वह अनिश्चितता के तनाव में जी रहा हो। एक व्यक्ति जो नियमित जीवन जी रहा है, वह देखने में बंधा हुआ लगता है, लेकिन हो सकता है वह भीतर से संतुष्ट और शांत हो। आजादी देखने की नहीं, महसूस करने की चीज है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह सिखाती है कि पैसा गलत हाथों में आने पर आजादी नहीं, चिंता बढ़ाता है। जब इंसान यह नहीं जानता कि वह पैसा क्यों कमा रहा है, तो पैसा उसे दिशा नहीं देता, वह बस उसका बोझ बन जाता है। बच्चा यह समझने लगा था कि आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते जाते हैं।
इंसान बेहतर घर लेता है, बेहतर गाड़ी लेता है, बेहतर सुविधाएं लेता है। उस समय यह सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे वही खर्च उसकी आज़ादी कम कर देते हैं, क्योंकि अब उसे उस लाइफ़स्टाइल को बनाए रखने के लिए लगातार उसी स्तर की आमदनी चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बताती है कि यह सबसे खतरनाक जाल होता है। इंसान सोचता है कि वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन असल में वह खुद को और बांध रहा होता है। आज़ादी तब आती है जब इंसान यह तय करता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। हर चीज जिसे वह खरीद सकता है, उसे खरीदना जरूरी नहीं होता। यह समझ बहुत कम लोगों में होती है। बच्चा यह भी समझने लगा था कि आज़ादी का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। कई लोग यह सोचते हैं कि आज़ादी मतलब कोई जिम्मेदारी न होना, लेकिन यह गलत समझ है। सही आज़ादी का मतलब है अपनी जिम्मेदारियां खुद चुनना। जब इंसान ये तय कर सकता है कि वह किसके लिए काम करेगा, कब काम करेगा और कितना काम करेगा, तभी वह आज़ाद होता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह भी समझाती है कि आज़ादी डर के बिना आती है। जो इंसान डर में फैसले लेता है, वह कभी आज़ाद नहीं हो सकता। डर यह कि पैसा खत्म हो जाएगा। डर यह कि लोग क्या कहेंगे। डर यह कि अगर यह किया तो फेल हो गया, तो क्या होगा। डर इंसान को सुरक्षित दिखने वाले रास्तों पर रखता है, लेकिन वही रास्ते लंबी आज़ादी से दूर ले जाते हैं। बच्चा यह समझ रहा था कि आज़ादी के लिए साहस चाहिए, लेकिन यह साहस अचानक नहीं आता। यह धीरे-धीरे बनता है, जब इंसान अपने पैसों पर नियंत्रण बनाता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह सिखाती है कि पैसा तब सबसे शक्तिशाली होता है, जब वह इंसान को समय देता है। समय सोचने का, समय सुधारने का, समय रिश्ते निभाने का, समय खुद के लिए जीने का। जिस इंसान को हर पल पैसा कमाने की चिंता रहती है, उसके पास यह समय नहीं होता, और समय के बिना आज़ादी अधूरी रहती है। बच्चा यह भी देख पा रहा था कि बहुत लोग कहते हैं कि वे आज़ादी चाहते हैं, लेकिन वे उन आदतों को छोड़ना नहीं चाहते जो उनकी आज़ादी छीन रही हैं। वे हर सुविधा चाहते हैं, हर आराम चाहते हैं, हर सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन आज़ादी सुविधा से नहीं आती, आज़ादी संतुलन से आती है। जो इंसान हर पल पूर्ण सुरक्षा चाहता है, वह अक्सर आज़ाद नहीं रह पाता। जो इंसान यह स्वीकार करता है कि जिंदगी पूरी तरह पूर्वानुमान नहीं की जा सकती, वही आज़ादी के साथ जी पाता है। अंत में बच्चा यह समझ चुका था कि पैसा और आज़ादी का रिश्ता सीधा नहीं है। ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा आज़ादी नहीं देता, कम पैसा हमेशा कम आज़ादी नहीं देता। अगर पैसा इंसान के फैसले चलाने लगे, तो वह बोझ बन जाता है। अगर इंसान पैसा चलाने लगे, तो वह आज़ादी की चाबी बन जाता है। इस हिस्से का सार यही है कि पैसा जीवन का साधन है, जीवन का सार नहीं। जो इंसान यह समझ लेता है, वही असली आज़ादी की ओर बढ़ता है। अब तक बच्चा यह समझ चुका था कि पैसा सिर्फ कमाने या बचाने का खेल नहीं है। पैसा असल में सोच का खेल है। जो इंसान जैसी सोच रखता है, उसका पैसा भी धीरे-धीरे वैसा ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए अगर पैसों के साथ लंबे समय तक शांति चाहिए, तो सबसे पहले सोच को सही दिशा में रखना पड़ता है। मनी माइंडसेट किसी एक दिन में नहीं बनता। यह रोज के छोटे-छोटे विचारों और फैसलों से बनता है। बच्चा देख रहा था कि लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि पैसा बाहर से बदलेगा, तो उनकी सोच अपने आप बदल जाएगी। लेकिन सच इसका उल्टा होता है। सोच बदलती है तो पैसा बदलता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यही बात बार-बार दोहराती है। सही मनी माइंडसेट बनाने की शुरुआत एक बहुत साधारण स्वीकार से होती है। यह स्वीकार कि इंसान सब कुछ नहीं जानता, और यह भी कि भविष्य पूरी तरह अनुमान के मुताबिक नहीं चलता। जो इंसान यह मान लेता है कि वह हमेशा सही रहेगा, वही सबसे पहले गलत साबित होता है। विनम्रता मनी माइंडसेट की पहली सीढ़ी है। विनम्र इंसान जोखिम को समझता है, वह अपनी सीमा पहचानता है, वह यह मान लेता है कि हर फैसला सही नहीं होगा। यह सोच उसे बेहतर योजना बनाने में मदद करती है। दूसरी अहम बात है अपनी जिंदगी को दूसरों से अलग देखना। जैसे ही इंसान दूसरों की कमाई, दूसरों के निवेश और दूसरों की लाइफस्टाइल से अपनी तुलना करने लगता है, उसका मनी माइंडसेट बिगड़ने लगता है। क्योंकि तुलना इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद वह पीछे रह गया है। साइकोलॉजी ऑफ मनी
यह समझाती है कि पीछे रह जाना कोई वास्तविक स्थिति नहीं होती। यह सिर्फ तुलना से पैदा होने वाली भावना होती है। जब इंसान अपने लक्ष्य खुद तय करता है, तब वह तुलना से मुक्त हो जाता है। मनी माइंडसेट का मतलब यह जानना है कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है। क्या वह ज्यादा पैसा है? क्या वह ज्यादा समय है? क्या वह मानसिक शांति है? जब यह स्पष्ट हो जाता है, तो बहुत से फैसले अपने आप आसान हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि सही मनी माइंडसेट भविष्य पर भरोसा करना सिखाती है, लेकिन अंधा भरोसा नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। इसका मतलब यह है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं भी हुआ, तो इंसान संभल सकता है। यह भरोसा इंसान को डर से आजाद करता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी में डर सबसे बड़ी बाधा माना गया है। डर इंसान को निवेश से दूर रखता है। डर इंसान को सीखने से रोकता है। डर इंसान को नए फैसले लेने से रोकता है। सही माइंडसेट डर को खत्म नहीं करता, उसे नियंत्रित करता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है अनुशासन। अनुशासन सुनने में सख्त शब्द लगता है, लेकिन पैसों की दुनिया में यही आजादी की बुनियाद होता है। जो इंसान हर इच्छाओं पर तुरंत खर्च करता है, वह अपने भविष्य से उधार ले रहा होता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि थोड़ी देर रुक पाना, खर्च को टाल पाना, निवेश को नियमित रखना, ये छोटी आदतें बहुत बड़े नतीजे देती हैं। ये माइंडसेट इंसान को इम्पल्स से बचाती है। इम्पल्स वह भावना होती है जो कहती है कि अभी करो, अभी चाहिए, अभी फायदा चाहिए। मनी माइंडसेट कहता है कि पहले सोचो फिर करो। पांचवी बात है धैर्य। धैर्य पैसे की दुनिया में कमजोर लोगों की निशानी नहीं है। धैर्य मजबूत लोगों का हथियार है। जो इंसान यह समझ लेता है कि अच्छे नतीजे समय लेते हैं, वही बीच रास्ते में नहीं टूटता। साइकोलॉजी ऑफ मनी बार बार यह बताती है कि ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे उस समय हार मान लेते हैं जब कंपाउंडिंग शुरू होने वाली होती है। मनी माइंडसेट इंसान को इस उबाऊ लेकिन जरूरी हिस्से में टिके रहना सिखाता है। छठी बात है नियंत्रण। इंसान यह सोचकर परेशान रहता है कि वह बाजार या अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि इंसान को यह सब नियंत्रित करने की जरूरत भी नहीं है। उसे सिर्फ तीन चीजें नियंत्रित करनी होती हैं: कितना वह खर्च करता है, कितना वह बचाता है, और वह कब और क्यों निर्णय लेता है। इन तीनों पर नियंत्रण बन जाए तो बाहरी हालात उतने डरावने नहीं लगते। मनी माइंडसेट का मतलब यह भी है कि इंसान खुद को किसी एक पहचान में बंद नहीं करता। आज मैं सफल हूं, इसलिए हमेशा सफल रहूंगा, यह सोच खतरनाक होती है। आज मैं असफल हूं, इसलिए आगे भी असफल रहूंगा, यह भी उतना ही खतरनाक है। सही माइंडसेट हर स्थिति को अस्थायी मानता है। यह सोच इंसान को लचीला बनाती है। लचीलापन पैसे के फैसलों में बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया बदलती रहती है। जो इंसान अपनी सोच बदल सकता है, वही लंबे समय में टिक सकता है। सातवीं बात है सीखने की आदत। मनी माइंडसेट कभी भी पूर्ण नहीं होता, यह हमेशा विकसित होता रहता है। जो इंसान यह सोच लेता है कि अब उसने सब सीख लिया, वही सबसे पीछे रह जाता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह सिखाती है कि सीखना कोई बोझ नहीं है, सीखना सुरक्षा है। जितना इंसान सीखता है, उतना ही उसे नया डर कम लगता है। बच्चा यह समझने लगा था कि सही माइंडसेट इंसान को पैसे को लेकर शांत बनाता है। वह हर दिन बाजार देखने की जरूरत महसूस नहीं करता। वह हर खबर पर प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसे अपने सिस्टम पर भरोसा होता है। आठवीं बात यह है कि मनी माइंडसेट इंसान को असफलता से डरने नहीं देता। असफलता इस सफर का हिस्सा होती है। जो इंसान हर नुकसान को व्यक्तिगत अपमान मान लेता है, वह आगे बढ़ना छोड़ देता है। जो इंसान हर नुकसान को सीख मान लेता है, वह मजबूत बनता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह सिखाती है कि एक दो गलत फैसले आपको गरीब नहीं बनाते, लेकिन डर में लिए गए फैसलों की लंबी श्रृंखला आपको जरूर पीछे धकेल देती है। नौवीं बात है ग्रेच्युटी। बहुत लोग इस शब्द को पैसों से नहीं जोड़ते,
लेकिन ग्रेटिट्यूड मनी माइंडसेट का एक छुपा हुआ स्तंभ है। जो इंसान जो उसके पास है उसकी कद्र करता है, वही गलत जोखिम से खुद को बचाता है। कृतज्ञ इंसान यह नहीं भूलता कि उसने कितना का सफर तय किया है, और यही याद उसे संतुलित रखती है। इस पूरे हिस्से का सार यही है कि मनी माइंडसेट कोई तकनीक नहीं है। यह दुनिया को देखने का तरीका है। यह पैसे को समझने का तरीका है। जो इंसान सही माइंडसेट बना लेता है, उसके लिए पैसा कभी केंद्र नहीं बनता। पैसा सिर्फ एक सहायक बन जाता है। और यही वह स्थिति होती है जहां इंसान पैसों के साथ शांति से जी पाता है। अब बच्चा पैसे की दुनिया को पहले जैसा नहीं देखता था। उसने यह समझ लिया था कि पैसों की असली जीत अमीर दिखने में नहीं है, बल्कि शांत रहने में है। बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके साथ शांति पा पाते हैं। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा अंतर है। शांत जीवन का मतलब यह नहीं होता कि कोई समस्या नहीं होगी। शांत जीवन का मतलब होता है कि समस्याएं आने पर इंसान घबराए नहीं। और यह शांति पैसों के साथ एक सही रिश्ते से आती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह समझाती है कि सुरक्षा और शांति बाहर से नहीं आती, वे भीतर की सोच से बनती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वे सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अगर सोच अस्थिर है तो ज्यादा पैसा भी डर बढ़ा देता है। शांति तब आती है जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में अनिश्चितता हमेशा रहेगी। जो इंसान हर चीज पर पूरा नियंत्रण चाहता है, वह हमेशा परेशान रहता है। जो इंसान यह समझ लेता है कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण में नहीं हैं, वही शांत रह पाता है। पैसों के मामले में यह स्वीकार बहुत जरूरी होता है। बच्चा यह समझने लगा था कि शांत जीवन की बुनियाद है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि इंसान खुद को थोड़ी जगह देता है, थोड़ी ज्यादा बचत, थोड़े कम खर्च, थोड़ा कम जोखिम। यह जगह इंसान को सांस लेने का मौका देती है। जब जिंदगी में अचानक कुछ गलत होता है, तब यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसे टूटने से बचाता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि ज्यादातर लोग परेशानी में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी होती। वे हर पैसा खर्च कर देते हैं, वे हर अवसर पर जोखिम ले लेते हैं, वे हर दिन खुद पर ज्यादा बोझ डालते हैं, और फिर एक छोटी सी समस्या भी बड़ी बन जाती है। शांत सोच यह सिखाती है कि हर चीज को आखिरी सीमा तक धकेलना जरूरी नहीं है, थोड़ा कम ही ठीक होता है। बच्चा यह भी समझने लगा था कि सुरक्षित जीवन का मतलब यह नहीं होता कि इंसान कभी जोखिम न ले, बल्कि इसका मतलब होता है कि वह ऐसे जोखिम ले जिनसे उसका जीवन खत्म न हो जाए। जोखिम और सुरक्षा का संतुलन ही बुद्धिमानी है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यही कहती है कि आप ऐसा जोखिम लें जिससे अगर आप गलत भी हो जाएं तो आप फिर से खड़े हो सकें। जोखिम ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गलती पूरी जिंदगी की मेहनत मिटा दे। यह सोच इंसान को लंबे समय तक खेल में बनाए रखती है। शांति का एक और जरूरी हिस्सा है सादगी। सादगी का मतलब यह नहीं होता कि इंसान कम में जीने लगे। सादगी का मतलब होता है कि इंसान अनावश्यक चाह से मुक्त हो जाए। जो इंसान यह तय कर लेता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं, वही मानसिक रूप से हल्का हो जाता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह भी बताती है कि बहुत लोग तनाव इसलिए झेलते हैं क्योंकि वे ऐसी चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जिनकी उन्हें सच में जरूरत नहीं होती। जैसे ही इंसान छोड़ना सीखता है, वह हल्का होने लगता है। बच्चा यह समझ रहा था कि शांत जीवन का रिश्ता किसी एक बड़ी सफलता से नहीं जुड़ा होता। यह रोज के छोटे फैसलों से बनता है। रोज थोड़ा बचाना, रोज भावनाओं को समझकर फैसला लेना, रोज तुलना से बचना, रोज खुद को याद दिलाना कि वह किस लिए काम कर रहा है। यही छोटे छोटे काम मिलकर बड़े सुकून में बदल जाते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह सिखाती है कि शांत और सुरक्षित जीवन की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि इंसान दूसरों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। वह हर तारीफ से उड़ता नहीं, वह हर आलोचना से टूटता नहीं, क्योंकि उसके फैसले बाहर से नहीं, भीतर से निकलते हैं। बच्चा यह भी देख पा रहा था कि जिन लोगों का पैसा और आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वे सबसे ज्यादा डर में रहते हैं।
अगर पैसा बढ़ा तो वे खुद को सफल मानते हैं, अगर पैसा घटा तो वे खुद को असफल मान लेते हैं। यह सोच बहुत थकाने वाली होती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि पैसा आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका व्यवहार है। जो इंसान यह समझ लेता है, उसका आत्मविश्वास बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं हिलता। शांत जीवन का एक और आधार है कृतज्ञता। कृतज्ञता इंसान को यह याद दिलाती है कि उसने क्या खोया नहीं है। जब इंसान सिर्फ यह देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जब वह यह देखता है कि वह कितनी दूर आ चुका है, तो भीतर स्थिरता आती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यह कहती है कि कृतज्ञ व्यक्ति अक्सर बेहतर फैसले लेता है, क्योंकि वह लालच में आकर जोखिम नहीं बढ़ाता। बच्चा यह भी समझ चुका था कि शांत जीवन का मतलब परफेक्ट जीवन नहीं होता। गलतियां होंगी, नुकसान होंगे, कुछ फैसले गलत साबित होंगे, लेकिन शांत जीवन वाला इंसान इन सब का सामना आत्मविश्वास से करता है। वह जानता है कि यह अंत नहीं है। वह यह भी जानता है कि हर मुश्किल से निकलने का कोई न कोई रास्ता होता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यही आधार रखती है। जब इंसान पैसा को नियंत्रित करने लग जाता है, तब पैसा उसे नियंत्रित करना बंद कर देता है। शांत और सुरक्षित जीवन का अंतिम रहस्य यही है कि इंसान अपने फैसलों पर भरोसा करना सीख ले, बिना हर दिन खुद पर शक किए, बिना हर दिन दूसरों की जिंदगी देखे, बिना हर दिन कुछ साबित करने की कोशिश किए। यह भरोसा शोर नहीं करता, यह दिखता नहीं है, लेकिन यही भरोसा इंसान को भीतर से मजबूत बना देता है। कहानी यहीं पूरी होती है, लेकिन सुनने वाले की यात्रा यहीं से शुरू होती है। हर इंसान के सामने अब यह सवाल खड़ा होता है, क्या वह पैसा केवल कमाएगा या पैसा समझेगा? क्या वह डर से फैसले लेगा या शांति से? क्या वह बाहरी सफलता के पीछे भागेगा या अंदर की स्थिरता बनाएगा? साइकोलॉजी ऑफ मनी का अंतिम संदेश बहुत सरल है। पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उससे बेहतर रिश्ता बना लें। शांति सबसे बड़ी दौलत है, और जो इंसान शांति पा लेता है, उसके लिए पैसा सिर्फ एक सहायक बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिस्ट्री बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिस्ट्री बॉक्स।